अच्छा, डिफिनीशन तो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर तीन चीजें आप लोग याद रख लो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके अलावा क्रोनिक और प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? ज्वाइंट्स, और हमने बात की थी कौन से ज्वाइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रेस्ट के ज्वाइंट, इसके अलावा कार्पल, ठीक है, और जो नियर टू द कार्पल ज्वाइंट के जो इंटर प्रोक्सिमल इंटरपिलिंजल ज्वाइंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है, सेल डैमेज हो रहे होते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी वाला प्रोसेस चल रहा होता है। लेटर स्टेज के अंदर ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज होता है, मल्टीपल सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली मोस्ट कॉमनली जब ये बीमारी की इनिशियल स्टेज के अंदर होते हैं तो ये वाले ज्वाइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। काजेस की अगर हम बात करते हैं, एग्जैक्ट काज इसके अननाउन है, तो ये आडियोपैथिक इन ओरिजिन है, सही है, कोई एग्जैक्ट काज अननाउन है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये काज है या रिस्क फैक्टर है, जैसे जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिकली अगर वेरिएशन होती है, हमने बात की थी क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा जीन्स होते हैं? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके टू टाइप्स DR3 एंड DR4 जीन्स, अगर उसके अंदर जेनेटिकली वेरिएशन है तो ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट को रोमाटाइड अर्थराइटिस होगा। उसके अंदर ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी जो हमारे ज्वाइंट्स के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन होती है, तो स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है रोमाटाइड अर्थराइटिस के लिए। हमने इस जरासीम की भी बात की थी, पी जिंजिवाइलस की, सही है, ये बैक्टीरिया की एक स्पीशीज है और ये ज्यादातर माउथ के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं। अगर रिपीटेडली किसी को माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो और उसका काजेटिव एजेंट पी जिंजिवाइलस हो तो उन मरीजों को या उन लोगों के अंदर भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको रोमाटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। ये तो हो गए इसके काजेज। मेनली जो इसके अंदर रोमाटाइड अर्थराइटिस, क्योंकि हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। बॉडी के अंदर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनती है और वो हमारे ज्वाइंट के टिश्यू को डैमेज कर रही होती है। वो टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कौन कौन सी है हमें पता है? एंटी CCP प्लस RF फैक्टर, सही। और ये RF फैक्टर असल में अमाइनोग्लोबुलिन G इन नेचर, और सॉरी अमाइनोग्लोबुलिन M इन नेचर होता है, सही, किसने बताया? इजहार ने, वेरी गुड, सही। तो ये अमाइनोग्लोबुलिन M इन नेचर होता है, क्योंकि हमने क्लास पढ़ी थी ना अमाइनोग्लोबुलिन की एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस है, IgG, IgM, ED, सही, एंड A। तो कोई भी अगर ऑटो एंटीबॉडीज बनती है वो इस 5 क्लासेस के अंदर होगी। ये एंटी CCP रोमाटाइड फैक्टर वाले एंटीबॉडीज इन लोगों के अंदर क्यों बन जाती है? क्योंकि या तो जेनेटिकली वेरिएशन होगी, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या क्रोमोसोम नंबर 6 के अंदर वेरिएशन होगी, या ये लोग स्मोकिंग करते होंगे, या पी जिंजिवाइलस जरासीम की वजह से इनको माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो रहा होगा बार बार रिपीटेडली। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं अर्गोनाइन, ये कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिट्रोलिनेशन, ठीक है। और जो एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा होता है, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था इजहार के अलावा कौन पढ़ के आए कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है अर्गोनाइन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करने के लिए? जी आप बताओ। सही, आप सही, आप सही, लुकमान सही। आप ऐसे याद कर लो, फीड एक एंजाइम होता है, अगर फुल फॉर्म याद नहीं रखे, सेंडर एक चल रहा होता है, सही है, हम यूज कर रहे होते हैं। फीड वो एंजाइम होते हैं जो कि इस जो एक्शन है अर्गुनाइन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करने वाला, ये वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कर रहा होता है। जिन लोगों के अंदर रोमाटाइड अर्थराइटिस डेवलप हो जाते हैं उनके जब अंदर जब ये सिट्रोलिन अमाइनो एसिड बन जाते हैं तो उसके जो लोकल मैक्रोफेजेस होते हैं, लेट्स सपोज के ये अर्बनाइन सिट्रोलिन यहाँ पे ये वाला कन्वर्जन वाला प्रोसेस हो गया, यहाँ के जो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं वो मैक्रोफेजेस इसको कैसे फाइंड आउट करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये हमारे बॉडी का अपना एंटीजन नहीं है, ये ऑटो एंटीजन है और इसके अगेंस्ट ऑटो इम्यून रिएक्शन होना चाहिए। तो ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा होता है? इस ज्वाइंट्स के अंदर। इस ज्वाइंट के अंदर लोकल मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, वो लोकल मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस सिट्रोलिन को पिगोसाइटोस करते हैं बाई मैक्रोफेजेस, ठीक है। और जब भी मैक्रोफेजेस किसी जरासीम को या किसी पार्टिकल को पिगोसाइटोस करते हैं तो उसके अंदर लेट्स सपोज कि ये सिट्रोलिन इनसाइड द मैक्रोफेजेस आ गया,
इस पे डिफरेंट लाइसोसोमल प्रोटीएजेज एंजाइम होती है और इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर क्रोमोसोम नंबर 6 इस सेल्स के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। जैसे इस सेल के अंदर ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल ये मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल अब इस एंटीजन को MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है टी सेल को। ठीक है, तो ये टी सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हमें पता है, लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर जाएंगे लिम्फ नोड के अंदर उस स्पेसिफिक टी सेल को ढूंढने के लिए। वंस जब इसको वो स्पेसिफिक टी सेल मिल जाता है कि वो इस सिट्रोलिन को रिकॉग्नाइज करे और इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बना दे, इसको किल एंड डिस्ट्रॉय करे। लेट्स सपोज ये वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था जिसने सिट्रोलिन को प्रेजेंट कर दिया किसको, टी लिम्फोसाइट को यानी टी सेल को। टी सेल स्पेशली हम बात करते हैं तो CD4 पॉजिटिव टी सेल को ये प्रेजेंट करते हैं। CD4 रिसेप्टर और इसके अलावा TCR टी सेल रिसेप्टर ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस सेट्रोलिन क्योंकि ये एंटीजन है तो ये अटैच होगा टी सेल रिसेप्टर के साथ, वाइल जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है ये हमारे सेल का अपना मॉलिक्यूल है और इस सेल का CD4 रिसेप्टर और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। वंस जब इस MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल और CD4 रिसेप्टर का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है तो को स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, इनदर उसके खैर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इनदर ऐसे इसके आर्म्स ओपन हो जाते हैं, ये स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं कि मीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अब टी सेल के साथ स्ट्रांगली डबल बाइंड हो गया, टी सेल ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा। तो जब भी टी सेल रिसेप्टर को स्पेसिफिक एंटीजन मिल जाता है, इसके अलावा MHC CD4 रिसेप्टर के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है तो टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। जब भी टी सेल एक्टिवेट हो जाती है ये कन्वर्ट होती है टू टाइप से। नंबर 1 पे ये याद रखो कि टी हेल्पर 1 सेल और सेकंड पे ये कन्वर्ट होते हैं टी हेल्पर 17 सेल में। यहां तक क्लियर है? सही। इसके अलावा अब बात करते हैं टी हेल्पर 1 सेल के। टी हेल्पर 1 सेल क्या करते हैं, इंटरफेरोन गामा, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, इसके अलावा लिम्फोटॉक्सिन बीटा, सही, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इसके अंदर इसका एक फंक्शन ये है कि ये बोन के अंदर या लिम्फ नोड के अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल क्या करती है वो एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन ये ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगी जो अगेंस्ट होगी एंटी-सीसीपी, जो उस सेट्रोलिन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट किया गया था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी-सीसीपी, एंटी साइक्लिक सेट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज बनेगी, और इसके अलावा रोमाटाइड फैक्टर वाले एंटीबॉडीज बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? सही। एक फंक्शन इस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का ये है। सही। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर यहाँ पे कल हमने बात की थी कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगे, सही, लिम्फेटिक्स वेसल्स भी होंगे, सही, वेन रीनोल ये भी प्रेजेंट होते हैं। सही। इस वाले लोकल एरिया के अंदर जो कैपिलरीज की परमिबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। तो इस एरिया के अंदर जब एंडोथेलियल सेल की जो परमिबिलिटी होती है वो जब इंक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे इस साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। सही। तो इस एरिया के अंदर एक तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो गए, सेकंड नंबर पे एंटी-सीसीपी एंड रोमाटाइड फैक्टर आ जाते हैं। एंटी-सीसीपी यहाँ के जितने भी सेट्रोलिन प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सही। इसके अलावा जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो साथ साथ में इस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से अनदर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटालोप्रोटिएजेस। सही, MMP यानी मैट्रिक्स मेटाइल प्रोटिएजेस। ये एंजाइम क्या करते हैं, इस कार्टिलेज को एरोस कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहा होता है। सही। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ के लोकल मैक्रोफेजेज या जो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं वो भी यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, और इन्फ्लेमेशन के अंदर हमें पता है कि वो जो रेडनेस, स्वेलिंग, एक्सुडेशन, ट्रांसुडेशन वाला प्रोसेस होता है ये वाला एरिया स्वेल अप हो जाता है। सही। जो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो इस जॉइंट के अंदर हमें नजर आ रहा होता है। थोड़ा सा भी एक्टिविटी कर रहा होता है पेशेंट तो इसको वो इफेक्टेड जॉइंट के अंदर पेन, स्वेलिंग, ये सेंसेशन इसको होती है। ठीक। यहाँ से मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेट्रोलिन वो मॉलिक्यूल था जिसको फिगोसाइटोस किया किसने, मैक्रोफेजेस ने। मैक्रोफेजेस फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाती है और वो टी सेल को प्रेजेंट करती हैं।
वंस जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को वो टी सेल मिल गया, ठीक है, तो इसका आपस में इंटरेक्शन होता है। टी सेल रिसेप्टर उस एंटीजन के साथ यानी सेरोटोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, वाइल जो एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है वो CD4 रिसेप्टर के साथ। फिर टी सेल दो में डिवाइड होते हैं, एक को टी हेल्पर 1 सेल और सेकंड टी हेल्पर 17 सेल। टी हेल्पर 1 सेल डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं और वो बी सेल को अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल हमें पता है कि वो एक्टिव बी लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडीज बनाती है। वो ये प्लाज्मा सेल ऐसे एंटीबॉडीज बनाएंगे जो एंटी-सीसीपी या रोमाटाइड फैक्टर होंगे और थ्रू ब्लड ये कहां पे जाते हैं, उस अफेक्टेड जॉइंट के अंदर आते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे ये वो सेरोटोनिन प्रोटीन है, इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। जब इसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ पे एक कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कंप्लीमेंट सिस्टम का मतलब होता है ये एक इम्यून सिस्टम का एक कैस्केड है, डिफरेंट पाथवे हैं, डिफरेंट प्रोटीन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली उसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स को यहाँ पे अटैक करना, मैक्रोफेजेस को अटैक करना, और जो कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, जो पैथोजन है चाहे एंटीजन है, उसको एलिमिनेट करना, रिमूव करना, वो कंप्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। अगर क्रोनिकली ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं तो यहाँ के जो सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है, वो एंजाइम रिलीज करते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस। वो जो मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो यहाँ के जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है साथ में ये भी डैमेज हो रहा होता है। इसके अलावा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके भी फंक्शन अल्टर हो जाते हैं। विजोडाइलेशन भी होती है उस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से। तो यहाँ पे स्वेलिंग, एडिमा, ये वाले साइन एंड सिम्टम हमें नजर आते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई सवाल, कोई क्वेरी? जी हाँ, इन्फ्लेमेटरी वाला प्रोसेस तो पहले से भी चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे एंटीबॉडीज आ जाती है, चाहे वो एंटी-सीसीपी है या रोमेटाइड फैक्टर, ठीक है, वो यहाँ के जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसको डैमेज कर रहे होते, ठीक, स्ट्रक्चर प्रोटीन को वो डैमेज कर रहे होते। तो साथ में यहाँ के मीनवाइल ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फा यहाँ पे जो कैपिलरीज मेम्ब्रेन है, सही, उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देती है। न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स के पास प्रोटीएजेस एंजाइम होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, यहाँ पे वो हेल्थी सेल को डैमेज करते हैं, मजीद इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है या एंटीबॉडीज है, अटो एंटीबॉडीज है या जो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इस वाले टिश्यू को डैमेज कर रहे होते हैं। कार्टिलेज के जो मेन कार्टिलेज है उसको डैमेज कर रहा होता है, सही। किसी और को कोई सवाल, कोई क्वेरी? हाँ, उससे मैं उस पर आखिर में जाता हूँ। सलीम, नहीं क्लियर है? रिपीट कर दोगे? फिर क्लियर नहीं है ना? कहाँ पे क्लियर नहीं है बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ उर्दू में। देखो, नॉर्मली आपको अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है, आपके अर्गोनाइन कन्वर्ट होगा सेट्रोलिन में, सही है, और जो यहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे मैक्रोफेजेस और टी सेल प्रेजेंट होते हैं। आपके मैक्रोफेजेस इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो अपना अमाइनो एसिड है, इसको कुछ नहीं कहो। जब ये रिस्क फैक्टर मौजूद होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम, आपके मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उसको पिगोसाइटोस कर देंगे, सही है। लाइसोसोमल एक्टिविटी पहले खुद मारने की कोशिश करेंगे, बाद में एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल अपना मिला के लेके जाएंगे टी सेल के पास। टी सेल को ये मैसेज देंगे कि इसको रिकॉग्नाइज करो, इसको शनाख्त कर दो, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स बनाओ ताकि ये किल एंड डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वंस जब ये सेरोटोनिन मॉलिक्यूल, जब मैक्रोफेजेस को मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये सेल्फ एंटीजन नहीं है, ये ऑटो एंटीजन है, तो इसको पिगोसाइटोस करती है। लेट्स सपोज ये वो मैक्रोफेजेस है, इनसाइड द सेल आया, ठीक है, इस पे डिफरेंट लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डिस्ट्रक्शन होती है, फिर इसके साथ अपने एक मॉलिक्यूल्स को मिला के इस टी सेल को प्रेजेंट करती है, सही है, जो असल में हमारे ओरिजिनल इम्यून सिस्टम होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी सेल के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, आसान है। जो एंटीजन है उसके लिए टीसीआर है, टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होते हैं, और जो एमएससी मॉलिक्यूल्स है, जो इसका अपना मॉलिक्यूल्स है, वो CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब ये अटैचमेंट हो जाती है टू टी सेल से, ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, टी हेल्पर 17 और टी हेल्पर 1 सेल। टी हेल्पर 1 सेल क्या करते हैं, ये तीन किस्म के मेन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, ये बी सेल या बी लिम्फोसाइट नॉर्मली ये एंटीबॉडीज नहीं बना रही होती। जब इसको सिग्नल मिलता है, जब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इसको स्टिमुलेट करती है कि अब आप कन्वर्ट हो जाओ किसमें, प्लाज्मा सेल में, फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती है।
प्लाज्मा सेल ऐसे एंटीबॉडीज बनाएंगी जो टी सेल को जिस तरीके से एंटीजन प्रेजेंट हुआ था। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं अगर स्टार बनाऊं, ठीक, ये स्टार सही है, सही, या ये वन, ठीक। अगर वन जैसे एंटीजन टी सेल को प्रेजेंट होगा, आपके बी प्लाज्मा सेल ऐसे एंटीबॉडीज बनाएंगे जो इस वन को किल एंड डिस्ट्रॉय करेंगे, सही है। आप अगर स्टार जैसा एंटीजन प्रेजेंट हुआ था आपके टी सेल को, तो ये प्रोसेस होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बी लिम्फोसाइट को कन्वर्ट करेंगे प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल एंटी स्टार एंटीबॉडीज बनाएंगे जो इस स्टार जैसे मॉलिक्यूल्स को किल एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि इस टी सेल को सेट्रोलिन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल शो हुआ था कि इसको रिकग्नाइज करो, किल एंड डिस्ट्रॉय करो, तो इसलिए बी सेल या प्लाज्मा सेल ऐसे एंटीबॉडीज बनाएंगे जो अगेंस्ट एंटी सेट्रोलिन होंगे, इसलिए हम उसको कहते हैं एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज एंड आरएफ फैक्टर। ये फिर थ्रू ब्लड के जरिए आ जाते हैं यहाँ पे, सही है, क्योंकि ज्यादातर ये वाला प्रोसेस ज्वाइंट के अंदर चल रहा होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेट्रोलिन प्रोटीन होंगे, ये नॉर्मली हमारे स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, सही, वो डैमेज, उसकी डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मीनवाइल ह्यूमन नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा यहाँ के लोकल मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा होता है, वेजो डायलेशन करते हैं, ब्लड वेसल ज्यादा डायलेट हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल ज्यादा आ जाते हैं, सही है, और न्यूट्रोफिल मजीद इस टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है क्योंकि उसके पास भी डिस्ट्रक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या है कि एलपीपी में पता है इन्फ्लेमेशन है। तो जैसे साकिब ने कहा, अगर हम सिर्फ इन्फ्लेमेशन देखते हैं, साथ में ही याद रखना है कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन ये कहाँ पे होंगे। इसके अलावा उस एरिया के अंदर विजुअलाइजेशन होगी, एक्सुडेशन ट्रांसुलेशन वाला प्रोसेस भी ध्यान लगा होते हैं। अल्नर डिविएशन, सही है, आपने असेसमेंट के अंदर भी पढ़ लोगे। अल्नर डिविएशन का मतलब ये होता है कि ये वाली जो उंगलियां होती है, नजर आ रहे सबको, ठीक है, ये उंगलियां टेढ़ी हो जाती, वर्ड्स ये जो लिटिल फिंगर है इसकी तरफ ऐसे ही मुड़ जाती है। अब बाद में तस्वीर देखना गूगल पे, तो अल्नर डिविएशन का मतलब ऐसे होते हैं, इस ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़े से ऐसे हो, ठीक है, इस लिटिल फिंगर की तरफ इसकी बेंडिंग हो, इसकी तरफ इसकी मूवमेंट भी हो, ठीक है, इस अपने डिस्पोजिशन हुई हो, तो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अल्नर डिविएशन। सेकंड है हेमरटॉप, ठीक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, हेमरटॉप। उसके बाद है स्मॉल नेक डिफॉर्मिटी, ठीक, स्मॉल नेक डिफॉर्मिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो नियर वाले जॉइंट से, ठीक है, नियर वाले जॉइंट से ये अवे चले जाते हैं, जैसे वीडियो की शेप में इस तरह बना देते होते हैं टुवर्ड द पाम। फिर से एक बात समझो, देखो ये जॉइंट से ये नियर वाले हैं, ये बेंड होंगे, किस तरफ जा रहे होंगे अवे, और जो बाहर वाले हैं वो इसके अपोजिट बॉटम होल डिफॉर्मिटी ऐसी होती है, ठीक है, मेरे पास पिक्चर है इसका दूंगा। बॉटम होल के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर ये वाला प्रोसेस अपोजिट होता है। ये जो आउटर वाला है, सही, तो इसके अंदर हम कहते हैं स्मॉल नेक डिफॉर्मिटी के अंदर ऐसी होती है, ये वाला ये जैसे टेढ़ी होती है, सही, उसको हम कहते हैं। मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसके अलावा इस पेशेंट को स्वीट सिंड्रोम होता है, ठीक, इसके बारे में कल मुझे बताना कि व्हाट इज स्वीट सिंड्रोम, इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है, सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखना अपने नॉलेज के लिए। स्वीट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, अभी कल ये लोग मुझे बताएंगे, स्पेशली सीआर आके यहाँ एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा आर्थराइटिस म्यूटेलेन, ठीक है, सीवियर या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब हो जाते हैं जॉइंट के अंदर, तो उस वाले स्टेज को हम कहते हैं कि आर्थराइटिस म्यूटेलेन, ठीक है, कि क्रोनिकली प्रोग्रेसिवली सीवियर इन्फ्लेमेशन जॉइंट के अंदर चल रहा होता है। ये हमें ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिसफिक्सेशन। जॉइंट अपने एरिया से डिस्लोकेट हो जाते हैं, आगे पीछे से टेढ़े हो जाते हैं। पेन सेलुलाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लो कि एडिपोज टिश्यू होती है, ठीक है, एडिपोसाइट, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इसको हम कहते हैं पेनिसुलाइटिस। इसके अलावा स्किन के अंदर हमें एपिथेलिया इरेटा मिलते हैं। इन पे कुछ पॉइंट आप हेड पे, यहाँ पे बाल नहीं है, यहाँ पे
वीकनेस के शिकार होते हैं। एजुकेशन में हम लोग कहते हैं ना हेयर लॉस, इसी इसके फिर टाइप्स होते हैं कि आगे से बाल नहीं है, पीछे से नहीं है, साइड से नहीं है, या जगह जगह बाल नहीं है, ठीक है। तो एलोपेशिया हेयर लॉस के शिकार होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ कल के लेक्चर में उस पर बात करेंगे कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। साइन एंड सिम्टम तो आसान है, सेवेंटी वाले साइन एंड सिम्टम याद कर लो। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कार्पल ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट। तो इनॉर्मलिटीज इनिशियली लेटर स्टेज के अंदर की सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। मल्टीपल सिस्टम कार्डियक से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर। मेन साइन एंड सिम्टम इन्फ्लेमेशन वाले साइन एंड सिम्टम याद करो। इसके अलावा ये वाले साइन होते हैं जो हमें नजर आ रहे थे अंदर ड्यूरेशन के अंदर डिफॉर्मिटी, स्क्वीज सिंड्रोम, बॉटम होल डिफॉर्मिटी, और इसके अलावा आर्थराइटिस, मेटेनिंग, क्रोनिक सीवियर इन्फ्लेमेशन, डिसफिगरेशन होती है, बैंड ऑफ इन्फ्लेमेशन से हट जाता है। पेनिसुलाइटिस एडिपोस सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रोमाटाइड मुंडूल स्किन के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन पे हमें नजर आता है। और एलोपेशिया इसके अंदर अगर किसी को कोई सवाल कोई क्वेरी के अंदर एंटी-सीसीपी रोमाटाइड एंटीबॉडीज ये जब बन जाती है, इस ज्वाइंट के अंदर टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, सेट्रोलिन प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन